स्टार्ट है। थोड़ा स्पीड में ले लो। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, नमस्कार और जय श्री श्याम। आइए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों का पिछले कुछ वीक से हम लोगों का एसएससी सीजीएल का मॉक पेपर चल रहा है, जिसमें हम लोग फुल एनालिसिस के साथ एक एक पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। 2024 में एसएससी के टोटल 36 पेपर हुए हैं। 36 पेपर में से हमने अभी तक 6 पेपर को सॉल्व करा दिया है। ये हमारा 7वां मॉक टेस्ट पेपर है, यानी 7 मॉक टेस्ट पेपर हम लोग करने जा रहे हैं। ये एग्जाम्स में लिया गया था, एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, यानी पीवाईक्यू है, जो कि अभी 2025 में जो पेपर आने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए ये सबसे बेस्ट जरिया है कि आप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विथ कंसेप्ट विथ कंसेप्चुअल सीखते हुए चले तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। चलिए फटाफट मेरे प्यारे दोस्तों लाइव आ जाइए और एक एक करके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहला सवाल की तरफ चलते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है बेटा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यानी जो भी बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं या फिर सीडीएस की तैयारी करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस नाम का एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट ऐसा औजार फॉर व्यूइंग, व्यूइंग का मतलब देखने के लिए, किस चीज को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए, इन स्पेस, स्पेस में, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में लिखकर इसके आंसर को जरूर बताएंगे। बहुत आसान सवाल पूछा है। ये कह रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप दूर की चीजों को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसका मेरे भाई दो आंसर होगा। मैं बताऊंगा कैसे दो आंसर होगा, लेकिन इस चार में से आपको केवल एक ही सेलेक्ट करना है, यानी एक ही आंसर इसका राइट होगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टेलीस्कोप। क्या है? टेलीस्कोप। तो सर बाइनोक्यूलर्स का मतलब क्या होता है? बाइनोक्यूलर्स का मतलब यहाँ पे दूरबीन है। दूरबीन से भी हम दूर की चीजों को देखते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे स्पेस नहीं लिखा होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में स्पेस वर्ड नहीं होता तो इसका राइट आंसर बाइनोक्यूलर्स ही होता, लेकिन इसने स्पेस दिया है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेलीस्कोप। तो आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चंस में, बाइनोक्यूलर्स किस तरह का नाउन है? ये प्लूरल नाउन है। अगर कभी आपके एग्जाम्स में बाइनोक्यूलर्स में से एस को हटा दिया जाता है तो ये कॉमन एरर माना जाता है, यानी ये एरर है। बाइनोक्यूलर्स के बाद आने वाला जो आपका वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या सीखा आपने? बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन। किस तरह का नाउन है? ये प्लूरल नाउन है। इसके अंत में जो एस लगा है आप इसको नहीं हटा सकते। पॉइंट आपका क्लियर हो गया? समझ में आया ये बात? अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, यदि बाइनोक्यूलर्स के पहले ए पेयर ऑफ लिखा हुआ आ जाए तो हम आगे जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो कितनी सारी मैंने आपको बातें बताई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई टेलीस्कोप। और अगर स्पेस नहीं होता तो इसका राइट आंसर होता बाइनोक्यूलर्स। चलिए अगला सवाल, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन पूछा है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है देखिए। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड। वन वर्ड पूछ रहा है। क्या है वन वर्ड? कह रहा है कि एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल, मतलब लोगों का गिरोह पूछ रहा है। सर्कल ऑफ पीपल का मतलब होता है लोगों का गिरोह। कैसे लोगों का गिरोह? जैसे गैंग बोलते हैं आप, गैंग, ये गैंग है या माफिया है, उनकी एक गिरोह होती है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और मैं आपको याद दिला दूं कि मॉक पेपर नंबर 3 या 4 में ये वर्ड पूछा गया था, क्लिक। क्लिक पूछा गया था, और इस क्लिक का जो हिंदी अर्थ होता है वो आप नोट डाउन करिएगा, इसका मतलब होता है गिरोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लिक, CLIQUE, क्लिक। क्लिक का मतलब होता है सर्कल ऑफ पीपल विथ ए कॉमन पर्पस, मतलब जिनका एक ही उद्देश्य हो, उसको कहते हैं। ठीक है जी। तो अब आप इसमें ये वर्ड देखिए, एंटिक का मतलब होता है जो चीज पुरानी होती है या प्राचीन होता है, उसे एंटिक कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? इसको थोड़ा सा मैं लिख के बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, आइए समझते हैं क्वेश्चंस को। देखिए लिखा है बेटा द आपका आर्टिकल है, विंडोज लिखा है बेटा, विंडोज, ठीक है। द विंडोज कह रहा है कि वायोलेंट बैंग्ड, बैंग्ड का मतलब क्या होता है? जब आप देखते हैं कि बहुत तेज से हवा चलती है तो जो वो आपकी खिड़की होती है वो जोर जोर से इधर से उधर होता है, उसको बैंग्ड कहा जाता है, ठीक है। बैंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या है? के दौरान। ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, द आर्टिकल हो गया, स्टॉर्म, और ये लिखा है बेटा यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम है, ठीक है। पास्ट टाइम का मतलब कौन से टेंस का यूज करेंगे आप? V2 फॉर्म का। सर ये V2 फॉर्म यूज किया गया है? बिल्कुल यूज किया गया है। तो बताओ इसमें क्या गलत है? व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चंस? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से बताइएगा। एडवर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब की विशेषता को बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, और साथ साथ में एडवर्ब अपने आप की विशेषता को भी बताता है, ठीक है। अब सोच के देखिएगा कि ये जो बैंग्ड वर्ड है ना, ये बैंग्ड आपका वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो ये यहां पर कैस कहां पे होना चाहिए था? द विंडोज, ये लिखा है बेटा द, और ये लिखा है विंडोज, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहां हमने लिख दिया बैंग्ड। ये बिल्कुल सही है। अब अगर ये वर्ब है तो आगे हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो ये वायलेंट जो लिखा है ना, ये गलत है। यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? वायोलेंटली लिखना पड़ेगा, यानी वर्ब, और ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो यहां पे इस तरह का एरर पूछा गया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपका एरर है बी पार्ट। और सर हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही क्यों इस्तेमाल किया इसमें? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे, और इससे पता चलता है कि हमारा जो टेंस होना चाहिए वो सिंपल पास्ट होना चाहिए। तो ये आपका गलत है इसके अंदर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। आसान सवाल है, बहुत आसान, बहुत आसान सवाल है। कमेंट में लिख के आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है कि द रवि विल प्ले द मैच। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि किसी मॉडल के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और अगर हम इसका पैसिव बनाना है तो मॉडल के बाद बी लगा दीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। अगर विल प्ले लिखा है तो विल बी प्लेड होगा। अब इसमें विल बी प्लेड कहाँ है? वही आपका आंसर है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। द मैच विल बी प्लेड बाय रवि। अब ये प्लेइंग कहां से आ गया जी? ये गलत है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो भैया अगर 25 क्वेश्चन की सीरीज है तो आपको 10 क्वेश्चन तो आसान मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें ये पहला क्वेश्चन है जो सबसे आसान है। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो भाई मैं आपके लिए क्या ही कहूं। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से एनीथिंग। लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिट द नेल ऑन द हेड। व्हाट डू यू मीन? ये एक इडियम्स है। क्या है? इडियम्स। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर एनडीए की तैयारी करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, एनडीए के पेपर में भी इस तरह के खूब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब सही समय पे सही काम को करना। सही समय पे सही काम को करने को बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। अब आप इसमें से बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए हीट ए नेल विथ ए हैमर, भाई हथौड़ी की बात थोड़ी कर रहा है इसके अंदर। दे आर अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित होता है, अबाउट ए डिसीजन। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक, भाई हेडेक थोड़ी हो रही है। तो सर ए ऑप्शन गलत है, यहाँ सी गलत है, यहाँ डी गलत है। सही कौन है? बी ऑप्शन। क्या लिखा है? दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब किसी इंसान को सही समय पे सही चीजों का याद दिलाने को हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। समझ में आया? तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इससे रियल में बहुत फायदा है बच्चों को। अगर ये सीरीज पूरी करते हैं कंप्लीट
तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव पैसिव पूछ रहा है। एक चीज आपने नोट किया होगा क्या, कि सर नरेशन के क्वेश्चंस नहीं पूछा है, यानी अभी तक हम लोगों ने 6 सीरीज किया है, उसमें नरेशन के क्वेश्चंस हमें बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिला है। एम आई राइट? चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द टीचर ऑफ आवर स्कूल है हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। तो स्टार्ट कहां से करेंगे सर, तो दिस ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। एक चीज और, दिस ट्रेनिंग जो है ये सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो है जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस ट्रेनिंग हैज बीन टेकन बाय द टीचर। तो ऑलरेडी कहां गया, तो नेक्स्ट देखते हैं, this training has already been taken by the teachers of के बाद दिस स्कूल होना चाहिए, यहाँ तो आवर स्कूल लिखा है, आवर स्कूल है यहाँ पे, हाँ आवर स्कूल है, बिल्कुल सही है, ऑफ आवर स्कूल, यानी बी ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी दूसरा भी देख लेते हैं, कह रहा है कि दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द आवर स्कूल, नहीं गलत है, बाय द टीचर्स होगा, ऑफ आवर स्कूल, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या सीखा इस क्वेश्चन से, यदि आपके पेपर में हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो आपको चेक करना है कि उसमें आंसर में बिन है कि नहीं है, हैज बिन, हैव बिन और हैड बिन, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलिए चलिए, बहुत आसान सवाल है। क्या क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि आई वॉज अप स्टेयर्स व्हेन समबडी रैंग द डोरबेल, मतलब अप स्टेयर का मतलब मैं छत पे था, कह रहा है कि जब मैं ऊपर था जब किसी ने दरवाजे का बेल को बजाया। तो भैया यहाँ पे जो अप स्टेयर लिखा गया है, क्या ये स्पेलिंग सही है, ये पूछना चाह रहा है। तो अप स्टेयर का स्पेलिंग सर गलत लिखा हुआ है, क्या होगा स्पेलिंग अप स्टेयर का, यूपी, अप, STAIR, अप स्टेयर। अब आप देख लो किस में है, तो सर इस वाले में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला, अप स्टेयर्स का स्पेलिंग गलत है, ई नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्या होगा, यूपी अप, STAIR, एस हो जाएगा, अप स्टेयर्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। चले आगे, चलिए क्या पूछ रहा है भैया, कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन इज रिनोन्ड, चार्ल्स डार्विन किसी का नाम है, रिनोन्ड मतलब जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, फॉर हिज बुक, उनकी किताब के लिए, किस तरह की किताब के लिए, ऑन इवोल्यूशंस, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, मतलब वो जो किताब लिखते थे वो किस तरह की किताब हुआ करती थी, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के ऊपर किताब लिखते थे, इसलिए उनको जाना जाता था। कह रहा है कि विच किसके लिए आया है, स्पेसीज के लिए आया है। कह रहा है कि विच लेट डाउन ए ट्रीजर ऑफ substantious that evolution course and projected a mechanism that is natural selection for how it does so। ये कह रहा है कि ये जो वर्ड लिखा है ना, लेट डाउन ए ट्रेजर, क्या ये सही है, तो ये क्वेश्चंस अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या आप लोगों ने आंसर सेलेक्ट किया है, आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए था, कमेंट में लिखकर थोड़ा सा बताइए, थोड़ा देखते हैं कि आपने क्या सेलेक्ट किया है इसके लिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, लेट डाउन ए ट्रीजर होगा, या लेट आउट होगा, या लेट अवे होगा, लेट अबाउट होगा, या लेट इनटू होगा, कौन सा आंसर सही होगा, हाँ सर बताइए प्लीज। चलिए आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा आज, क्या आंसर आपने दिया है, क्या आंसर है इसमें दिख नहीं रहा है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम सभी को। चलिए आप लोगों ने आंसर क्या किया है, नहीं आया आंसर। देखिए फ्रेंड, मैं एक चीज बता दूं, इसमें क्या नहीं होगा वो मैं बता देता हूं आपको, लेड अबाउट नहीं होगा और लेड इनटू नहीं होगा, इसमें या तो ए आएगा नहीं तो बी होगा, या तो लेड आउट होगा नहीं तो लेड अवे होगा। अब इस दोनों में से जो भी आपने किया है वो आपका राइट आंसर हो सकता है।
ठीक है, तो इसमें इसका जो आंसर मेरी तरफ से आंसर जाना चाहिए था, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ ये पूरे सेंटेंस को, यहाँ लेड आउट एक सही आंसर है, एक फ्रेजल वर्ब की तरह ये बिहेव भी करता है लेड आउट, तो ये सही आंसर हो सकता है। लेड आउट हो नहीं सकता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर यही है, लेड आउट। ठीक है, इसको चलिए अगला सवाल आपके पास क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस पूछा गया है, कौन सा इसमें सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए जी, बहुत प्यार से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। कह रहा है कि वाइल द एम्प्लॉइज, मतलब वाइल द एम्प्लॉइज, तो भाई वाइल से चालू होगा क्या ये, देखते हैं। वाइल द एम्प्लॉइज मीटिंग ऑन टाइम, द बॉस अराइव्ड एट द, है ना, द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक वर लेट। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो किससे स्टार्ट होगा, सोच के देखो तो एक बार, किससे चालू होगा आपके हिसाब से। हम्म चलिए मैं एक चीज बताता हूँ, बताइए डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, कह रहा है कि ये जो लिखा है ना कि डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, मतलब हैवी ट्रैफिक के बावजूद, ये हो गया। जो बोस था, डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बोस अराइव्ड एट द, कहां पहुंचा, मतलब डी के बाद सी आएगा, और द यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ नाउन का कनेक्शन होता है, तो अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम, यानी डी सी बी होगा इसका। ठीक है, और डीसीबी का यही ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं ना। अराइव द मीटिंग ऑन टाइम वाइल द एम्प्लॉइज, जबकि एम्प्लॉइज जो थे, अब एम्प्लॉइज जो है भाई ये आपका सब्जेक्ट है, और किस तरह का सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आगे जो इसका वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, तो वर लेट, तो ये कह रहा है कि लेट कौन हुआ, एम्प्लॉइज या फिर बॉस। अगर बॉस होता तो फिर यहाँ वह जाना चाहिए था, इंप्लॉइज हुए इसीलिए वर आया, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये वाला राइट आंसर, डी सी ए बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन से भी ग्रामर सीख सकते हो, क्या सीख सकते हो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल फॉर्म में है तो आपका वर्ब प्लूरल फॉर्म में जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी। चलिए तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सी बी ए ई। चलो फ्रेंड, हाँ चलो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं रोज आप लोगों से पूछता हूं कि क्या इस चीज को हमने अपने क्लास में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, तो आज भी मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये वर्ड आप थोड़ा देखकर बताइए, ए डब्ल्यू के, WARD, और ये इसी का मैंने सिनोनिम्स वर्ड आप अपने नोटबुक में चेक कर लीजिए, क्लमजी, और इसके साथ मैंने कई बार आपको पढ़ाया है रफ। तो एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन अगर आप मेरे पूरे फाउंडेशन बैच को रियल में अच्छी तरीके से पढ़कर आए हैं और आप इन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे पढ़ाए हुए कई कंटेंट आपको सीधा सीधा इसके अंदर दिख जाएगा आपको। तो भाई ये क्या कह रहा है, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, तो जब भी ये वर्ड आता है ना तो इसके लिए एक ही आंसर होगा, वो है क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा रूप से। ये कह रहा है क्लोन, क्लोन का मतलब क्या होता है, वो जो क्लोन किसको बोलते हैं, कैसे कहें, पुतला टाइप का होता है ना क्लोन, जैसे CLOWN, क्लोनिस, नहीं नहीं नहीं, CLOWN क्लोन होता है, कौन, जो, हाँ हाँ हाँ, क्लोनिस, जैसे आप कोई मेला वगैरह में जाते हैं ना, जो जादूगर वगैरह दिखाते हैं तो वो क्लोनिस होते हैं। क्लोनिस वो लोग होते हैं जो क्लोन की तरह बिहेव करते हैं, दैट इज क्लोनिस। अलर्ट का मतलब होता है जागरूक होना, और इम्बैलेंस आप समझ रहे हैं, जो असंतुलित है उसे इम्बैलेंस कहते हैं। तो आसान सवाल था अभी तक का, एक ही क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा टफ था, वो है लेड आउट वाला, बाकी सब क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था कि हम लोग अटेम्प्ट ही ना कर पाए।
क्वेश्चन नंबर देखिए, चलो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है जहां आप चीजों को सीख सकते हैं, मतलब सीखने वाला क्वेश्चन है ये। सर इसमें क्या सीख सकते हैं, आइए देखते हैं। देखो बेटा ये क्या लिखा है, सर इट लिखा है, इट के बाद इज। सर इज जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी इट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाए, सर ये कहां पढ़ाया था, ये प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। इट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। एक तो ये समझिए, जैसे मैंने कई बार बोला है, अगर आपके पेपर में कुछ ऐसा लिखा हुआ आए इट इज मी, तो ये गलत है। इट इज मी नहीं होता, ये होता है इट इज आई। अगर मैं बोलूं इट इज हिम, तो ये गलत है, ये होगा इट इज ही। क्योंकि इट के बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आगे हम हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो सर यहां तक तो बात बिल्कुल सही है, इट इज ही के बाद इसने हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, और इस हु के अकॉर्डिंग हु से पहले कौन है, ही। तो ही किस तरह का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा तो वर्क कैसे आ गया, तो यहां पे वर्क्स होना चाहिए था, एस लगना चाहिए था। तो पहला गलती तो ये है वर्क्स। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं जो ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये गलती है ही इसके अंदर है ना, जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। दूसरी गलती इसमें क्या है जो आपको सोचना है, इसमें लिखा है फॉर मोर देन ए डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। कह रहा है कि फॉर मोर देन ए डिकेड मतलब 10 साल से भी ज्यादा। तो याद करिए ये कंसेप्ट है सिंस और फॉर का, और सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहां करते हैं, या तो परफेक्ट टेंस में करते हैं और नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो सर हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज ही हु के बाद यहां लिखना पड़ेगा हैज बिन, और वर्क को लिखना पड़ेगा वर्किंग, तब जाके ये सही होगा। देखो वर्क को वर्क्स तो करना है, अगर ये फोर नहीं होता तो ये वर्क्स ही होता, लेकिन ये फोर इसने देकर इस क्वेश्चन को ये कहा है कि भैया आप इसे परफेक्ट टेंस में लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा हु हैज बीन वर्किंग। तो सी ऑप्शन यहां पे गलत है। तो ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जहां से मुझे लगता है हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए इस क्वेश्चन से। ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई, अच्छा कह रहा है कि द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड, द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड। ठीक है, डॉक्टर्स ने कोशिश किया, बहुत ज्यादा कोशिश किया, टू सेव हिज मदर, अपने मां को बचाने के लिए, बट दे वेर अनसक्सेसफुल, लेकिन वो बचा नहीं पाया, ऐसा कह रहा है। तो ये कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इनमें से कौन सा वर्ड आपका सही मीनिंग को बता रहा है। ये इडियम फ्रेजेस पूछ रहा है। आप याद करिए, एक बार जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला कि एग्जाम्स में उल्टा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये उल्टा पूछा है मतलब आंसर दे दिया और क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो देखिए अब इनमें से मैंने कौन सा आपको पढ़ाया वो मैं आपको बता देता हूं। इनमें से मैंने आपको ये और बी पढ़ाया हुआ है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कठिनाई का सामना करना, बियर द कंसिक्वेंसेस, ये मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है। ड्रो द लाइन का मतलब, ड्रू द लाइन लिखा हुआ है, ड्रो द लाइन मैंने पढ़ाया हुआ है। ड्रो द लाइन का मतलब होता है सेट द लिमिट, लिमिट को सेट करना। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींची हुई कि भैया तुम इधर रहोगे हम इधर रहेंगे, है ना, तो डेट इज कॉल्ड सेट द लिमिट। तो ये दो पढ़ाया है, बाकी का मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अब ये कह रहा है कि ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वेर अनसक्सेसफुल। तो इसका राइट इडियम्स होगा मूव्ड हेवन एंड अर्थ, दिस इज द राइट आंसर। तो आपका डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको क्लिक कर दीजिए। बहुत अच्छा, आज का पेपर रियल में बहुत प्यारा पेपर है। चलिए कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फैटिग। वेरी इजी क्वेश्चन। फैटिग का मतलब लिखिए थकान। फैटिग मतलब होता है टायर्ड, फैटिग मतलब टायर्ड होता है, थक जाना। अब ये देखो क्या लिखा है, ओबेस,
ओबेस वर्ड किससे निकला है? ओबेसिटी। ओबेसिटी किसको बोलते हैं? जो मोटा हो जाता है, जिनकी पेटें निकल जाती हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ना, उनको बोलते हैं ओबेसिटी होता है। तो ये होता है वो। मिशन आपको पता है, लक्ष्य को मिशन कहते हैं। विगर, विगर का मतलब लिखो पावर, विगर का मतलब होता है पावरफुल होना। और ये लिखा है टायर्डनेस, तो बेटा फैटिक का आंसर होगा टायर्डनेस। बहुत आसान वर्ड है। तो जिस भाई ने थोड़ी बहुत भी अच्छी मेहनत की होगी तो वो अब पेपर को जरूर निकाल लेगा। ये मैं हर वीडियो में ही बोलता हूं और इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूं कि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। हमारा या मेरे अलावा कोई भी इंग्लिश टीचर्स जो हमसे सीनियर्स हैं, उनका बस एक ही काम है कि आपको सही रास्ता दिखाना। मेरे मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई या मेरे बहन, जो भी जहां से अभी आप हमें देख रहे हैं या हमें आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, तो बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि वीडियो को केवल देखने के बजाय उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए और प्लीज उसे लिखिए। एक बार लिखेंगे तो चीजें माइंड में जाती है। पहले लोग लिखा करते थे, अब हम आजकल जमाना इतना फास्ट हो गया है कि हम लिखना ही नहीं चाहते, और हम लिखते नहीं है तो वो चीजें हमें याद भी नहीं रहती है। तो प्लीज इफ यू वांट सिलेक्शंस, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो फ्रेंड, अगला सवाल क्या है? कह रहा है ही वॉज वेरी क्रूएल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। क्रूएल का मतलब होता है झगड़ालू, वो बहुत झगड़ालू है। डीलिंग विद द स्टूडेंट्स ये कह रहा है, क्रूएल मतलब होता है झगड़ालू। पूछ क्या रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है। बड़ा आसान सवाल है। अब खुद सोचो, झगड़ालू का क्या होगा? दयालु हो जाएगा, यानी काइंड हो जाएगा। काइंड इसका राइट आंसर है। लेकिन सर इसमें आप क्या सीख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से। एक वर्ड है, देखिए एक वर्ड है बेटा जिसको हम बोलते हैं बेनिडिक्शन। सर बेनिडिक्शन का मतलब क्या होता है? तो बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। किसी भी शब्द में अगर बेनी शब्द लिखा हुआ आए तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव सेंस को देता है, पॉजिटिव सेंस। इसी के साथ एक वर्ड है आपका जिससे हम बोलते हैं बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेनीवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी कौन होता है? जिससे हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसका उल्टा शब्द देखिए, इसका उल्टा शब्द बनेगा मेलीवोलेंट। और मेलीवोलेंट का मतलब क्या होता है? परोपकारी का उल्टा शब्द मेलीवोलेंट हो जाएगा, और ये नेगेटिव मीनिंग को बताता है। तो ये 3-4 वर्ड आपको याद रखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो आने वाले पेपर्स में पूछा जा सकता है। क्या सीखा आपने? बेनी शब्द जहां भी मिले ये पॉजिटिव मीनिंग को बताता है, वैसे ही मेली शब्द जहां मिले ये नेगेटिव मीनिंग को बताएगा। जैसे ये मेली डिक्शन भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। एंटोनिम पूछ रहा है और आप खुद सोच के देखिए। ये फॉरबिड वर्ड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड मतलब मना करना। ये खुद एक नेगेटिव टोन को देता है, नेगेटिव वर्ड होता है। अब आप देखिए, फॉरबिड का एंटोनिम्स होगा किसी चीज को अनुमति देना, अलाउ करना। कॉल का मतलब होता है बुलाना। फोर्सेक का मतलब होता है क्षमा करना। और प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को मना करना। बात समझ में आ गया? तो सर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलाउ। फॉरबिड का अलाउ होगा क्योंकि एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। चलिए आगे क्या क्वेश्चन है थोड़ा बताएंगे। कह रहा है आवर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर, व्हाट इज दिस, फॉर, can you check these questions my dear students, this one in your paper? What is the question? Please check the question. Can I see the paper? This question number. Okay. अच्छा जुवेनाइल है, ओ जुवेनाइल लिखा हुआ है ना? ओके ओके,
थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। जुवेनाइल है ना, JUVENILE। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के लिए तो भाई देखो, डोटेज का मतलब होता है सठियाना। जैसे नहीं बोलते हैं बूढ़ा हो गया है, सटिया गया है क्या, तो वो है डोटेज। ठीक है। अब ये ओल्ड का मतलब होता है बुजुर्ग, यंग। तो इसका आपसे वन वर्ड्स पूछ रहा है इसके अंदर कि भाई सेम मीनिंग बताओ, तो जुवेनाइल के लिए हम यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं यंग। इजी क्वेश्चंस। चलिए, हाँ जी बताइए। कह रहा है कि सी वॉज ओवर स्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस। अपने डांस परफॉर्मेंस के पहले वो क्या हो गई थी, नर्वस हो गई थी, नर्वस। ये पढ़ने से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है ना। अब ये कह रहा है बेटा ओवर स्ट्रंग का मतलब इसमें से क्या है, तो डांस, उसका डांस कंपटीशन था, उसके परफॉर्मेंस के पहले वो क्या हो गई, क्या वो चेयरफुल हो गई, खुशी हो रही थी, क्या वो शांत है, काम का मतलब शांत होता है, प्लेसिड मतलब शांत होता है, तो भैया ये तीनों ही नहीं होंगे, ध्यान रखिए। आंसर हो जाएगा नर्वस। ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है नर्वस होना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ये न्यू वर्ड है ओवर स्ट्रंग। चलिए देखिए जी। सॉरी, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या क्या पूछ रहा है भैया। आप ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे, आप अपने वोकैब को जरूर चेक कर लीजिए। एडवर्सिटी का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर होता है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी को हम मिस फॉर्चून बोलते हैं ना, जिसे दुर्भाग्य बोला जाता है। ये आपका राइट वर्ड है। अब आप देखिए इसमें भाई एडवांटेज कहाँ से हो जाएगा, है ना, सक्सेस सफलता ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे प्लेजर मतलब खुशी, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा मिस फॉर्चून। ये आपका राइट आंसर है। ये वर्ड्स को आप नोट डाउन करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। काफी अच्छा वर्ड है। एडवर्सिटी माने नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटी एंड मिस फॉर्चून, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। His acquaintance with the author led to many fruitful collaboration। ये कह रहा है ये जो acquaintance वर्ड लिखा गया है ये सही है या फिर ये गलत है, तो चलिए लिख के देख लेते हैं क्या स्पेलिंग होगा जी। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित होना, ACQUAINT हो गया यहां तक। इसके बाद क्या है, ANCE, एक्वेंटेंस। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने लगाया है, विच ऑप्शन, सी सही है, ACQUAIN, हाँ यही तो सही है फिर, सी इज द राइट आंसर। तो आसान सवाल है, एक्वेंटेंस उत्तरी। खुल जा सिम सिम। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, 20 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए। और 20 नंबर क्वेश्चंस क्या है बेटा, कम PQRS है ये, मतलब अरेंजमेंट वाला सेंटेंस है। क्या पूछ रहा है, ही हैड टू टेक द बस, ठीक है, उसे बस लेना है। हीज फ्रेंड हु यूज टू गिव टू हीज ऑफिस बिकॉज ही हैड हिम अ लिफ्ट वॉज ऑन वेकेशन नेवर लर्न टू ड्राइव एंड। बताइए आपने इसमें किससे स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, डी से। डी से, हिम आ लेफ्ट, सर डी से कभी नहीं हो सकता है। His friend who used to give, who used to give, his friend उसका दोस्त, कौन सा दोस्त, उसका दोस्त, who used to give, क्या बी से चालू हो सकता है। नेवर लर्न टू ड्राइव, सर सी से कभी नहीं होगा।
आपके पास या तो सी आंसर होगा, नहीं तो डी आंसर होगा। अब आप इसको ए से चालू करके देखते हैं। ही हैड टू टेक द बस, ठीक है, कहां पे, टू हिज ऑफिस, बिकॉज ही हैड, इसके बाद इसने क्या लिखा है, ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव, एंड के बाद, ई के बाद, हीज फ्रेंड हु यूज टू गिव, गिव क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, यानी बी के बाद क्या आएगा, डी। तो सर ये राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है, चेक कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। चलिए अब आपके पास क्या आ गया, हाँ जी, पढ़ते हैं इसको एक एक करके। देखिए ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको क्लोज टेस्ट को अच्छा करने का, कि आप इसकी रीडिंग जरूर दीजिए। कह रहा है आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है, कह रहा है इज एन, एक ये क्या है, जो आजादी का अमृत महोत्सव जो मोदी जी ने बोला था कि जब 75वें साल जब हम मनाएंगे तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, वो क्या था, एक ये पूछ रहा है। इज एन, एन यहाँ पे आर्टिकल है, मतलब आगे नाउन आएगा। अब ये कह रहा है कि बाय द, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, एंड रिमेंबर 75 years of independence and the beautiful history of its people, culture and achievements। यहां तक तो बातें बिल्कुल अच्छी लगी, ठीक है। कह रहा है कि दिस महोत्सव, ये जो महोत्सव है, इज, दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल, मतलब ये जो महोत्सव है डैश है, मतलब ये आगे टू लिखा है, यहाँ पे क्या है, टू लिखा हुआ है ना, कि ये महोत्सव किसको डेडिकेट करता है, ऐसा भी हो सकता है। तो डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, हु किसके लिए आया है, पीपल ऑफ इंडिया के लिए, हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इन इट्स इवोल्यूशनरी जर्नी बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया। अब देखो नॉट ओनली आया है, बट ऑल्सो आएगा यहां पर। द पावर एंड पोटेंशियल, उसकी जो पावर है उसकी पोटेंशियल है, टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डैश ऑफ एक्टिविटिंग इंडिया 2.0, मतलब भारत को दो, पहले 1 पॉइंट की जगह ये 2.0 नाम दे रहा है, कि जो नरेंद्र मोदी ने इतने साल का ड्यूरेशन का जो इन्होंने अपना काम किया है उसके दौरान इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया, वो सारी बातें, फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट, स्पिरिट माने उत्साह, ऑफ आत्मनिर्भर भारत, मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत होगी। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12 मार्च 2021, 12 मार्च 2021 को ये जो है स्टार्ट हुआ था। बिगेन का मतलब होता है शुरू होना, बिगिनिंग ए डैश to our 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15 अगस्त 2023। तो ये सारा है, मतलब कुल मिला के ये आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में इसमें पूरा बताया गया है। देखिए पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वो लिखा है इनिशिएटिव, आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पहल की बात कर रहा है, इनिशिएटिव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को डेडिकेट किया गया, मतलब ये अमृत महोत्सव को डेडिकेशन दिया गया, तो डेडिकेटेड टू हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे इसमें दिया है डैश, ये थोड़ा सा देखने लायक क्वेश्चन है, क्या हो सकता है इसमें, क्लेरिफाई करेगा, ऑब्टेन करेगा, कंक्लूड नहीं हो सकता, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, तो ये नहीं आएगा। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त होना, ये भी नहीं आ सकता है, या तो पोजेस होगा नहीं तो क्लेरिफाई होगा। तो एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर से क्या लिखा है इस क्वेश्चंस के अंदर, देखिए, हाँ, बट ऑल्सो क्लेरिफाई द पावर, नहीं, बट ऑल्सो पोजेस होगा, पोजेस द पावर एंड पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे। तो 23 का आंसर आपका पोजेस हो जाएगा, ए ऑप्शन, इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डैश नंबर, विजन होगा, डिजाइन होगा, कंट्रोल होगा, ग्राफिक्स होगा। तो भाई उनका एक अपना विजन होगा ना, नरेंद्र मोदी की सोच होगी उनकी, तो ये आपका विजन राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंत है लेकिन अंतिम
नहीं है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, काउंट डाउन होगा, एलोकेशन होगा या फिर कस्टम होगा। तो कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, कस्टम आपका राइट आंसर। इसी के साथ हम अपने इस सुंदर से एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। लव यू ऑल। मिलते हैं अगले क्लास में।